हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंपनीज एक्ट में चैप्टर नंबर 2 का फास्ट रिवीजन करेंगे। हैंड रिटन रिवीजन होगा, आप मेरे साथ लिख सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा लगभग एक पेज में उसे लिखवा सकूं। बिफोर आई स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 2 रिवीजन ऑफ कंपनीज एक्ट, देखिए चैप्टर नंबर 2 कंपनीज एक्ट का जो आता है वो सेक्शन 3 से लेके 22 तक है। चैप्टर का नाम क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने जा रहे हैं एंड उससे रिलेटेड मैटर्स। और साथ में स्वाभाविक है कंपनीज एक्ट में जो भी चैप्टर होता है उससे संबंधित रूल्स होते हैं, द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। क्योंकि चैप्टर का नाम इनकॉर्पोरेशन है तो बहुत सारे आरओसी के पास फाइलिंग होती है, उन फॉर्म्स का नाम स्टार्ट होता है INC से। अगर आप इस चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं तो थोड़ा सा दिमाग अगर लेके चलें तो मैं नॉर्मली ये कहता हूं कि इस चैप्टर को हमें 4 हिस्सों में पढ़ना चाहिए। एक हिस्सा आता है इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड, कंपनी बनानी है, उससे रिलेटेड आप देखेंगे सेक्शन 3, 3A, 7, 9, 10A एंड 464 एक जरूर आता है, ये भी एक अलग से है। देन कंपनी बनाने के लिए देखिए 2 स्पेशल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, जिसके ऊपर सेक्शन 4, 5, 6, 10, 12, 13, 14 एंड 15 के साथ टिल व्हाट 17 तक है। इसके बाद कुछ अलग से भी डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर आता है सेक्शन 20 से लेके 22। देखा जाए तो मेमोरेंडम आर्टिकल भी डॉक्यूमेंट ही होते हैं। इसके अलावा भी इस चैप्टर में कुछ मिसलेनियस चीजें निकलती हैं, जैसे एक पर्टिकुलर कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, वो मैंने अपने पहले रिवीजन लेक्चर में आपको करवा भी रखा है जिसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। एंड देन कोई कंपनी को कन्वर्ट करना हो, सेक्शन 18 एंड 19 सब्सिडरी कंपनी से रिलेटेड है। इस तरह से 4 हिस्से हैं, एक एक सेक्शन की आप बात करेंगे। नो डाउट कोई भी आप चैप्टर पढ़ते हैं तो देखिए उससे रिलेटेड कुछ क्या होती हैं बेटा जी, डेफिनेशंस भी होती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद, तो स्टूडेंट्स हम बिल्कुल इसे वर्टिकल ऑर्डर में रिवीजन करेंगे। सबसे पहले देखिए चैप्टर नंबर 2 है और यह आता है सेक्शन नंबर 3 से लेकर के कहां तक? 22 तक। तो देखिए हमारा सेक्शन नंबर 3 डील करता है कंपनी अगर आपने बनानी है, जिसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अगर कंपनी बनानी है, इस सेक्शन 3 ने कही है 5 बातें, ये पक्का याद रखें, इसके अंदर है 5 बातें। ये सेक्शन कहता है आप कंपनी बना सकते हैं, किसके लिए? पहली बात, पर्पस जो आपका होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए। नंबर 2 ये कहता है नंबर ऑफ पर्संस, कम से कम लोग कितने हो। देखिए कम से कम जो लोग डिपेंड करते हैं वो डिपेंड करता है कौन सी कंपनी आप बना रहे हैं। पब्लिक बना रहे हैं तो 7 लोग, प्राइवेट बना रहे हैं तो 2 लोग, ओपीसी बना रहे हैं तो 1 आदमी आपको चाहिए। सो ये होगी पब्लिक, ये होगी प्राइवेट और ये हो गया ओपीसी। और ये जो पर्सन्स हैं, इसी से देखिए हमारा तीसरा पॉइंट क्रिएट होता है, इनको हम कहते हैं सब्सक्राइबर। दरअसल इन्हें साइन करना होता है। क्या साइन करना होता है? कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट जब कंपनी बनानी है, जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। नंबर 4 है, देखिए आपको कंपनी बनानी है तो कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे। दरअसल यही कंप्लायंसेस बेसिकली हम कहां पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 7 के अंदर, जहां इनकॉर्पोरेशन का हमें प्रोसीजर नजर आएगा। 5वीं बात है, देखिए कंपनी बना रहे हैं तो उसकी जो लायबिलिटी है, जब भी हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो देखिए मेंबर के लिहाज से देखते हैं तो देखिए आप चाहे कंपनी बनाइए विद लिमिटेड लायबिलिटी या क्या बना लीजिए अनलिमिटेड लायबिलिटी के साथ। सेक्शन नंबर 3A ये अमेंडमेंट से आया था, तो ये कहता है मेंबर्स जो हैं वो सेवरली लायबल हो सकते हैं। और यहां वर्ड आपको ये ठीक ना लगे तो आसान वर्ड आप लिख सकते हैं, मेंबर्स खुद देखा जाए कंपनी की लायबिलिटी कंपनी की होती है, मेंबर की नहीं होती, लेकिन हम कह रहे हैं मेंबर्स यहां लायबल हो सकते हैं। तो ये क्या कहता है? बिल्कुल इसका लिंक सेक्शन 3 से ही है। कहता अगर आप पब्लिक कंपनी है तो हमने कहा 7 लोग चाहिए, प्राइवेट कंपनी है तो कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए। लेकिन मान लीजिए ये नंबर ऑफ पर्सन्स क्या हो गए? रिड्यूस हो गए, फॉलिंग बिलो द स्टैट्यूटरी मिनिमम। तो जो हमारी स्टैट्यूटरी का मतलब है लीगल रिक्वायरमेंट है उससे कम हो गए, क्योंकि कम से कम इतने मेंबर हमें चाहिए। और हुआ क्या? कम हो गए, बढ़ा लीजिए, क्योंकि यहां लॉ आपको ग्रेस पीरियड देता है। कहता स्टिल आप क्या करते रहे? आप बिजनेस कैरी ऑन करते रहे, और आप बिजनेस कैरी ऑन करते रहे मोर देन 6 मंथ्स के लिए। तो यहां से हम सीखते हैं 6 महीने तक का ग्रेस पीरियड होता है। तो अगर 6 महीने से ज्यादा आप बिजनेस कर रहे हैं तो क्या होगा? जो लायबिलिटी है किसकी? कंपनी की। तो ये लायबिलिटी किसकी लायबिलिटी बन जाएगी? मेंबर्स की ही लायबिलिटी बन जाएगी। लेकिन कौन से मेंबर्स की बन जाएगी? जो
कोग्निजांट हैं, अगर आप आसान वर्ड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो अवेयर हैं, जिनको मालूम है कि व्यक्ति क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं, तो जिनको मालूम है उनकी लायबिलिटी होगी। और ये लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी की बात कर रहे हैं, वो लायबिलिटी जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है, मींस हुई है आफ्टर 6 मंथ्स। तो डैट मीन्स 6 महीने तक की कोई टेंशन नहीं है, 6 महीने बाद की लायबिलिटी के लिए ये पर्सनली लायबल हो जाएंगे और आप इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, केस भी रिकवरी के लिए कर सकते हैं। देन देखिए बेटा जी, इसके बाद आता है हमारा सेक्शन नंबर 4, जो कि डील ही किसके ऊपर करता है, ये डील करता है मेमोरेंडम की क्लॉजेस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले जब हम मेमोरेंडम की बात करते हैं तो ये भी पता होना चाहिए कि जो मेमोरेंडम है उसकी डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 एंड क्लॉज नंबर 56 के अंदर, जो कि कहती है कि मेमोरेंडम का मतलब क्या है, मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आपने क्या बना दिए हैं, ओरिजिनली बना दिए हैं या समय के साथ आपने क्या कर दिए हैं, ऑल्टर कर दिए हैं, बना दिए हैं या ऑल्टर कर दिए हैं। और जब ऑल्टर करते हैं तो आप टाइम टू टाइम इसे ऑल्टर कर सकते हैं। और बनाना या ऑल्टर करना है, कैसे करना है, एज पर ऑब्वियसली कंपनीज एक्ट की लॉ का कंप्लायंस करते हुए। तो मेमोरेंडम की क्लॉजेस बेसिकली हम कहते हैं 6 आती हैं, यहां पे 6 क्लॉजेस इसमें रहती हैं। और ये 6 क्लॉजेस कहां हैं, देखिए अगर एग्जैक्टली हो सब सेक्शन 1 के अंदर क्लॉज ए बी सी डी ई एंड एफ आपको अलग से देखना चाहिए, क्योंकि ये एफ क्लॉज हर कंपनी में नहीं होती, ये सिर्फ ओपीसी के अंदर होती है। तो क्लॉज नंबर ए बात करता है किस चीज के ऊपर, नेम की, कंपनी का क्या होना जरूरी है, नाम, क्योंकि कंपनी नाम से ही आपकी क्या बनती है, देखिए आइडेंटिटी बनती है। और कंपनी क्या है, एक अलग से सेपरेट पर्सन है, तो नाम होना जरूरी है। क्लॉज बी कहती है कि भाई साहब कंपनी का क्या होना चाहिए, एक रजिस्टर्ड ऑफिस, हेड ऑफिस, या जिसे आप डोमिसाइल वगैरह कह सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस कह सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण क्लॉज है, दैट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, ऑब्जेक्ट एंड पावर क्लॉज। और ये क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपनी किस कार्य के लिए बनी है। तो इसके अंदर आपको बताना होता है ऑब्जेक्ट्स जिसके साथ विद विच कंपनी क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, जिस कार्यों के लिए आप बने हैं। और दूसरी बात है, एंड मैटर्स कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस देयर ऑफ, कंसिडर्ड नेसेसरी इन फर्दरेंस, मतलब ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने के लिए उनके साथ कुछ रिलेटेड चीजें। तो यहां पे आप दरअसल एक शॉर्ट में नाम दे सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कंपनी के मेन ऑब्जेक्ट्स, और इसे आप कह सकते हैं कंपनी के इंसिडेंटल, मतलब रिलेटेड चीजें। जैसे मान लीजिए अगर आपने कंपनी बनाई है कि आप आलू बेचेंगे, तो आलू बेचने के लिए आपको जमीन वगैरह लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप आलू को क्या करना चाहते हैं, प्रोड्यूस, तो कल्टीवेशन करना पड़ेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एक आपका इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देयर आफ्टर कम्स लायबिलिटी क्लॉज। तो देखिए लायबिलिटी की बात मेंबर्स के लिहाज से होती है, तो आप जैसे मैंने सेक्शन 3 में भी कहा, आप चाहे लिमिटेड लायबिलिटी वाली बनाइए, ये क्या बनाइए, अनलिमिटेड। हमने इससे पहले लेक्चर में भी किया था, लिमिटेड के हिसाब से बनती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सेक्शन 2 क्लॉज 21 में, एंड 22 में लिमिटेड बाय शेयर्स, और अनलिमिटेड हमने पढ़ा था 92 के अंदर, जहां कोई लिमिट नहीं होती। और दूसरी बात, ये लायबिलिटी क्लॉज से रिलेटेड एक ये भी चीज है कि नेचुरल है, मेंबर्स लायबल कितने अमाउंट के लिए होंगे, अगर शेयर्स हैं तो अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर। लेकिन साथ में आपने ध्यान क्या रखना होता है, अगर मेंबर सीज हो जाता है, मेंबर सीजेस टू बी मेंबर, इसका मतलब है अगर कंपनी के शेयर्स वगैरह हैं उसने क्या कर दिए, बेच दिए, तो अब वो क्या नहीं रहा, मेंबर नहीं रहा, लेकिन वो स्टिल 1 साल तक क्या रहेगा, लायबल हो सकता है। मतलब चाहे मेंबर नहीं रहा, बट स्टिल ही विल बी कंसिडर्ड एज लायबल टिल 1 ईयर, क्योंकि जिसने उसके शेयर खरीदे हैं, अगर वो व्यक्ति कंपनी को पैसे ना दे तो उसे कहते हैं लिस्ट ए कॉन्ट्रीब्यूटरी, और ये बन जाता है लिस्ट बी कॉन्ट्रीब्यूटरी, जिसका मतलब है कि भाई अगर उसने पैसे नहीं दिए, आपसे पैसे लिए जा सकते हैं 1 साल तक, उसके बाद नहीं। क्लॉज नंबर ई में आता है आपका कैपिटल क्लॉज। तो देखिए कैपिटल क्लॉज से रिलेटेड
लॉ यहां कहता है कि भाई साहब आपको मेन 4 चीजों का ध्यान रखना है। आप कंटेंट्स क्या लिखेंगे? पहली बात तो ये याद रखिए, कैपिटल क्लॉज का मतलब ये है जिन कंपनियों की क्या है, शेयर कैपिटल है, मतलब लिमिटेड बाय शेयर कैपिटल है, वहीं लगेगी, वरना ये क्लॉज लगेगी ही नहीं। 4 बातें आपको बतानी है। पहली आप बताइए कंपनी की नॉमिनल कैपिटल। नंबर 2 आपने बताना है कि भैया कितने हैं शेयर, और तीसरी बात बतानी है आपने शेयर की वैल्यू बतानी है, और चौथी बात यह है सब्सक्राइबर को लेना पड़ेगा कम से कम 1 शेयर तो लेना ही पड़ेगा, इसलिए इसे सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी या एसोसिएशन क्लॉज भी कहा जाता है। क्लॉज नंबर एफ में आता है, ये ओपीसी से रिलेटेड है। तो देखिए ओपीसी में क्या जरूरी होता है, सक्सेशन क्लॉज, जिसे हम कहते हैं कि ओपीसी को अपना एक क्या चूज करना पड़ेगा, नॉमिनी जो मेंबर बनेगा, अगर मेंबर की डेथ या क्या हो जाए, इनकैपेसिटी हो जाए। देखिए सेक्शन 4 काफी बड़ा है, यूं कह लीजिए इसके अंदर सब सेक्शन 2 भी है और 3 भी है, 4 और 5 को मैं इकट्ठा कहूंगा। तो देखिए सब सेक्शन 2 और 3 ये महत्वपूर्ण सेक्शन आ जाते हैं। एंड सब सेक्शन 2 ये कहता है कि आप कोई भी क्या नहीं रखेंगे, रिजेंबलिंग कहें, सेम कहें, आप कंपनी का किसी और कंपनी के साथ नाम मिलता जुलता आप रख नहीं सकते। नंबर 2 आप ऐसा नाम भी ना लिखें जिससे पता चलता है कि आपका संबंध है, पेट्रोनेज किसके साथ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई कनेक्शन वगैरह है। तो यहां पे एक लिस्ट आती है जो दरअसल हम पढ़ते हैं रूल नंबर 8 के साथ 8A भी है, B भी है, जहां हम पढ़ते हैं कि कुछ नाम वगैरह से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी होती है। जैसे आपने नाम रखना है चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, पोर्ट, ब्यूरो, ऐसे वर्ड अगर डालने हो। और कुछ नाम बिल्कुल नहीं अलाउड हैं, जैसे कि भाई कि आपने किसी नेशनल हीरो का इस तरह से नाम रखना है, या स्टेट वर्ड आप सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी ही इस्तेमाल कर सकती है। कुछ रेगुलेटर्स होते हैं, उनके अप्रूवल के बाद ही आप कुछ वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस वगैरह। तो ये एक लंबी चौड़ी इस रूल में लिस्ट है, ये पक्का भूलिए मत। देन सब सेक्शन 4 और 5 में दरअसल बात आती है कि जब एक प्रोसीजर बताया गया है, और ये प्रोसीजर किससे रिलेटेड बताया गया है, नेम से रिलेटेड, कि जब आपने नाम लेना है। इसे दरअसल हम पढ़ते हैं रेड विद कह लीजिए रूल नंबर 9 के साथ। तो देखिए आपने अप्लाई करना होता है, स्वाभाविक है, आरओसी के पास आप अप्लाई करेंगे, साथ में आपको क्या देनी पड़ती है, फीस। और दरअसल अगर आप देखिए अगर नई कंपनी बना रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, अपना नेम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, चेंज को मैं डेल्टा इजी वे में लिख रहा हूं ताकि फटाफट मैं आपको करवा सकूं। तो देखिए यहां पे आप जो स्पाइस फॉर्म होता है जिसे हम कहते हैं INC 32, इसके द्वारा ही नेम के लिए आप अप्लाई करते हैं, और आरओसी आपका नाम रिजर्व कर देता है 20 दिन के लिए, वो नाम रिजर्व कर देता है कि इस दौरान आप अपनी कंपनी बना लें। लेकिन अगर आप नाम चेंज कर रहे हैं तो देखिए यहां पे 60 दिन के लिए आपका नाम क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। लेकिन एक विशेष ध्यान और रखना होता है, अगर आपने ये नाम वगैरह लेने के लिए फिस का इस्तेमाल किया, फिस मैंने पहले भी कई बार आपको बता रखा है, आप लिख सकते हैं फॉल्स, इनएक्यूरेट या सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ आपने डॉक्यूमेंट्स अगर दिए हैं और नाम के लिए अप्लाई किया, तो देखिए यहां पे 1 लाख रुपए तक का आपको क्या लग सकता है, फाइन लग सकता है, जो भी कौन है, एप्लीकेंट है जिसने अप्लाई किया है। और यहां पे ऑब्वियसली आपका जो नाम रिजर्व हुआ था वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो सकता है। और अगर कंपनी की इनकॉर्पोरेशन, जिसे हम कहेंगे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है, तो यहां पे आपको कहा जाएगा नाम बदलें 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हुए, या ऑर्डर दिया जा सकता है कंपनी का नाम आरओसी के रजिस्टर से काट दिया जाए, या इवन कंपनी को वाइंड अप भी किया जा सकता है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 4। कहानी आगे बढ़ती है सेक्शन नंबर 5 की तरफ, और सेक्शन नंबर 5 देखिए ये आता है आपके आर्टिकल्स के ऊपर। तो पहली बात, आर्टिकल्स की डेफिनेशन भी आती है बच्चों, और ये डेफिनेशन आती है अंडर सेक्शन 2 एंड क्लॉज नंबर 5, और ये बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने ऊपर मेमोरेंडम की पढ़ी थी, बस वहां पे आप मेमोरेंडम वर्ड हटा करके कौन सा शब्द लगा दीजिए, आर्टिकल शब्द लगा दीजिए। तो सेक्शन नंबर 5 ये कहता है कि आपने जब अपने आर्टिकल्स, देखिए जब आर्टिकल्स अडॉप्ट करने हैं, या यूं कह लीजिए बनाने हैं, तो पहली बात मैं थोड़ा दोनों से इकट्ठा करके बता दूं, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के लिए दरअसल एक स्केड्यूल बना के दिया हुआ है कंपनीज एक्ट में, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केड्यूल नंबर 1 कहते हैं, जिसके अंदर
इनको बनाने के लिए कुछ टेबल या जिसे कहते हैं हम फॉर्म्स हैं, जिसमें आप पक्का याद रखिए टेबल नंबर ए और एफ याद रखिए। ए किसके लिए आता है? मेमोरेंडम के लिए आता है। एफ किसके लिए आता है? आर्टिकल्स के लिए आता है। और ये कौन सी कंपनी के लिए आता है? अगर आप हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, तो वहां से आप ये ड्राफ्टिंग कर सकते हैं जो टेबल ए से लेके आई तक दिए हुए हैं। तो सेक्शन 5 यही कहता है आप अपने आर्टिकल्स बना लीजिए, या आप क्या करें, ये शेड्यूल नंबर 1 में से ही, इसे हम कहते हैं मॉडल आर्टिकल्स, आप क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो कुछ उसमें बदलाव कर सकते हैं, कुछ एडिशनल चीजें डाल सकते हैं, कुछ और चेंजेस डाल सकते हैं, लेकिन आर्टिकल आपको बनाने होंगे। इसमें विशेष ध्यान रखें, सेक्शन नंबर 5 जो बात करता है वो डील करता है ईपी, जिसे आप पूरा लिखना चाहें लिख सकते हैं, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन, जो सब सेक्शन 3 से लेके कहां तक आता है? 5 में आता है। ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या है? ये कहता है अगर आपने आर्टिकल्स क्या करने हैं, ऑल्टर करने हैं, तो एक क्या रहेगा, इसका मतलब होता है एंट्रेंचमेंट का टू प्रोटेक्ट समथिंग। तो ये कहता है एक टफ क्या रहेगा, प्रोसीजर रहेगा आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए एज कंपेयर टू, हमें इस सेक्शन नंबर 5 के साथ ही देखिए आपको देखना पड़ेगा सेक्शन नंबर 14 में। दरअसल सेक्शन नंबर 14 किसके ऊपर है? 14 आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन के ऊपर है। और सेक्शन 14 कहता है आप आर्टिकल्स ऑल्टर कर सकते हो जनरल मीटिंग में क्या पास करते हुए? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करते हुए आप आर्टिकल्स को ऑल्टर कर सकते हैं। और ऑल्टर करने के बाद स्वाभाविक है आपको इसकी फाइलिंग करनी पड़ती है, नेचुरल है। किसके पास करेंगे? ROC के पास ये आपको फाइलिंग करनी होती है। और ये फाइलिंग करनी होती है आपको 15 दिन के भीतर करनी पड़ती है। ये सेक्शन 14 बता रहा हूं मैं। और 14 ही एक चीज और भी कहता है, अगर आप पब्लिक से कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसके अंदर? प्राइवेट कंपनी के अंदर अगर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कहता है आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है किसी से? सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसने अपनी पावर किसको डेलीगेट कर रखी है? RD को डेलीगेट की हुई है। तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन से भी एक टफ प्रोसीजर है आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए। तो ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन दरअसल आप इंसर्ट करते हैं। आप इंसर्ट कब करते हैं? देखिए, ये या तो आप इंसर्ट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जब आप कंपनी क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं, आप तब डाल दीजिए आर्टिकल्स में। या आप कब कर सकते हैं? आफ्टरवर्ड्स भी कर सकते हैं, कंपनी बनने के बाद। लेकिन अगर आप आफ्टरवर्ड्स करते हैं तो इसके अंदर आती हैं 2 बातें। और वो 2 बातें क्या हैं भाई साहब? अगर आप हैं प्राइवेट कंपनी और या फिर आप हैं पब्लिक कंपनी, तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाले हैं तो पब्लिक कंपनी में 100% मेंबर्स का क्या चाहिए? कंसेंट चाहिए। और पब्लिक कंपनी है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा जो 75% वोट्स इन फेवर से पास हो जाता है। दरअसल एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या होता है? जैसे एक उदाहरण हल्का सा मैं लिख दूं, अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने एक बड़ा लोन दिया है, किसको दिया है? कंपनी को दिया है। तो उन्होंने ये लोन एक कंडीशनल डाला है कि भैया आज के बाद कभी भी मान लीजिए अगर कंपनी ने कुछ और फर्दर पैसा क्या करना है? रेज करना है और लोन उठाना है, तो पहले कंपनी इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या लेगी? अप्रूवल लेगी। तो कहने का मतलब है ये एंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल में डाल दी जाती है और कंपनी ये इस प्रोविजन को स्पेशल रेजोल्यूशन से क्या नहीं कर सकती? ऑल्टर नहीं कर सकती, क्योंकि यहां प्रोटेक्शन देने की कोशिश की जा रही है किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। तो यहां हमने सेक्शन 5 के साथ देखिए 14 जरूर कर लिया है। कहानी आगे बढ़ती है। तो सेक्शन नंबर 6 बढ़िया एक सेक्शन है जिसे नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज इसे इग्नोर ना कीजिए, एक बहुत ही सही सेक्शन है। ये कहता है जो एक्ट होता है, जिसे हम कहते हैं सेक्शंस, प्रोविजंस, तो एक्ट क्या करेगा? टू ओवरराइड, उसका एक सुपीरियर इफेक्ट होता है किसके ऊपर? एक्ट टू ओवरराइड। 4 चीजें हैं यहां पे। एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट है किसके ऊपर? चाहे मेमोरेंडम हो, चाहे आर्टिकल्स हो, या क्या हो जो रेजोल्यूशन पास हुए हैं, या क्या हुए हैं जो भी एग्रीमेंट वगैरह हुए हैं, इन सब के ऊपर इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है। लेकिन साथ में यह भी ध्यान दीजिएगा, इसी सेक्शन में बताया गया सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एक्ट, जिसका मतलब है, जिसे हम कहते हैं आसान भाषा में सेविंग क्लॉज, जिसका मतलब है अगर किसी सेक्शन में कहा गया है कि भाई साहब किसकी चलेगी? आर्टिकल्स की चलेगी, तो किसकी चलेगी? आर्टिकल्स की चलेगी, एक्ट की नहीं चलेगी। जैसे मैं उदाहरण दूं, सेक्शन नंबर 47 में आप वोटिंग राइट से रिलेटेड पढ़ते हैं और वहां एक MCA की नोटिफिकेशन है जिसने कहा कि भाई साहब अगर प्राइवेट कंपनी है
अगर प्राइवेट कंपनी है तो वो अपने आर्टिकल से वोटिंग राइट के बारे में तय कर सकती है, ना कि जो सेक्शन 47 में लिखा हुआ है। चलिए अब हमारा मेन जो सेक्शन आता है वो बच्चा पार्टी, ये है सेक्शन नंबर 7। इसे हम कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, और इसे मैं एक नाम देना पसंद करता हूं कि आप अपनी मर्जी से क्या बनाने चाह रहे हैं, कंपनी बनाने चाह रहे हैं। तो इनकॉर्पोरेशन का एक प्रोसीजर है। देखिए, जब भी आपने कंपनी बनानी है सबसे पहले तो क्या ले लीजिए, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, क्योंकि आपको सब कुछ क्या होता है ऑनलाइन है, तो आपको साइन करने पड़ेंगे। नंबर 2, आप डिसाइड कर लीजिए, क्या डिसाइड कर लीजिए, फेडरल स्टेट, जिसका मतलब है जिस राज्य में आपने कंपनी बनानी है। और ध्यान ये रखें, जब आपने कंपनी बनानी होती है एग्जैक्ट हमें एड्रेस की जरूरत नहीं होती, मेनली आपको क्या बताना जरूरी है, आपको राज्य बताना जरूरी है। उसकी वजह क्या होती है ये जानने के लिए आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन। एंड नंबर 2, देखिए मेमोरेंडम आर्टिकल वगैरह की आप फाइलिंग करते हैं, उसके ऊपर क्या लगती है, स्टैंप ड्यूटी लगती है, और वो ड्यूटी डिपेंड करती है स्टेट के लॉ के मुताबिक लगती है, हर स्टेट की अलग अलग लगती है, इसलिए आपको राज्य देखना जरूरी है। देन इसके अंदर तीसरी बात जो विशेष आती है वो आती है, भैया हमें दुनिया भर के क्या इस्तेमाल करने हैं, डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने होते हैं। जैसे सबसे पहले तो देखिए कंपनी बनानी है तो आईएनसी क्या जाएगा 32, जिसे हम कहते हैं सिंप्लीफाइड परफॉर्मा ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस कह देते हैं। इसी के साथ देखिए आपके मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की ड्राफ्टिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं आईएनसी 33 एंड व्हाट 34। और दरअसल आईएनसी 32 स्पाइस ये एक पार्ट है, इसका एक सेकंड पार्ट आता है जिसे हम कहते हैं आईएनसी 35, जिसका पूरा नाम है अजाइल प्रो। तो अजाइल प्रो एस, दरअसल इसमें क्या हो जाता है कि आप इसी के साथ कई सारी चीजें आप साथ में ले सकते हैं, जैसे जीएसटी का नंबर, जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड का इसके साथ में, प्रोफेशनल टैक्स हो गया, और साथ में ही आपका बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, ओ से ओपनिंग बैंक अकाउंट, एंड एस से है आपका शॉप एंड रजिस्ट्रेशन, ये भी रजिस्ट्रेशन इसके साथ हो जाएगी। देन देखिए एक फॉर्म, एक जिसे हम कहेंगे, दरअसल एक स्पेशल डिक्लेरेशन भी देनी पड़ती है। इसको पॉइंट नंबर आप बना सकते हैं ABCD। तो आप एक डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन भाई किस चीज के ऊपर है, डिक्लेरेशन इस चीज की है कि हमने सारे के सारे क्या कर दिए हैं, कंप्लायंसेस कर दिए हैं कंपनी बनाने से रिलेटेड। आप एक डिक्लेरेशन देंगे, और ये डिक्लेरेशन कौन देगा, ये डिक्लेरेशन देगा जो भी आपने कंपनी बनाने के लिए कोई प्रोफेशनल हायर किया है, और ये प्रोफेशनल 4 में से कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS या फिर एडवोकेट। साथ में इसके साथ ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है कंप्लायंसेस की कंपनी के मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर ऑफ कंपनी, जिसे मैं शॉर्ट में कह देता हूं महेंद्र सिंह धोनी, इनको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी। और दूसरी बात ये आती है कि एक और आपकी ये डिक्लेरेशन जाती है, और ये डिक्लेरेशन जाती है कंपनी के सब्सक्राइबर्स जो हैं, जो हमने ऊपर कहा कम से कम जो लोग हैं जो कंपनी को बनाएंगे, एंड कंपनी के क्या फर्स्ट डायरेक्टर्स, जिनका नाम अगर लिखा हुआ है कंपनी के किसमें, आर्टिकल्स में, तो इनको ये डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। और इसके लिए अगर मैं फॉर्म भी मेंशन करूं तो ये INC 9 नाम से फॉर्म आता है, कि ये डिक्लेरेशन ये है कि पिछले 5 साल से इन्होंने, मेरी तरफ से कोड की ये रहती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बीड़ी इन्होंने नहीं पी है, C से, जिसका मतलब है कि कंपनी बनाने से रिलेटेड ये आज तक किसी ऑफेंस नहीं किया है कि ये कॉन्विक्ट हो जाए, G से ये गिल्टी नहीं है, कोई भी अपना फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस फिसांस वगैरह कह लीजिए। B से इन्होंने अपना कंपनी की तरफ हमेशा धर्म फर्ज निभाया, जिसे हम कहते हैं ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ध्यान रखें ये जो आखिरी पॉइंट है इसमें 5 इयर्स वाला नहीं लगता। D से यहां मतलब है कि जो डॉक्यूमेंट है वो क्या है, ट्रू है टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज एंड बिलीफ, कि वो झूठे हम नहीं दे रहे हैं। और थोड़ा सा नॉलेज अगर आप
एक्स्ट्रा भी रखना चाहें तो वो ये है, देखिए आपको पता होना चाहिए, ये जो INC 32 होता है, स्पाइस फॉर्म होता है, ये एक इंटीग्रेटेड फॉर्म होता है। इसके साथ आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ यही नहीं कि आपने कंपनी का नाम इससे ले लिया, रादर ऑब्वियसली कंपनी का क्या हुआ, इसी के द्वारा इनकॉर्पोरेशन हुआ। इसी से आप डायरेक्टर्स का क्या ले सकते हैं, डिन नंबर ले सकते हैं, और इसी के साथ डायरेक्टर्स क्या हो जाएंगे, अपॉइंट हो जाएंगे, मैक्सिमम 3 अपॉइंट हो जाएंगे। इसी के साथ इनकम टैक्स का पैन और TDS से रिलेटेड 10 नंबर वगैरह आप इकट्ठा ले सकते हैं। इसके बाद इसमें चीज आती है, आपने डॉक्यूमेंटेशन कर दी है, अगर ROC सेटिस्फाइड है तो ROC इफ सेटिस्फाइड तो नेचुरल है वो क्या दे देगा आपको, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा, जिसका मतलब है यहां पे कंपनी पैदा हो गई। तो ये दे देगा COI, जिसे मैं शॉर्ट में कहूंगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो दे देगा। इसी को हम कहते हैं एक तरह से कंपनी का क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे, जिसे हम कहेंगे डेट ऑफ बर्थ ऑफ कंपनी। और साथ में वो आपको अलॉट करेगा SIN, जिसका मतलब होता है कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, एक अलग से हर कंपनी को दिया जाता है, और वो अपने रजिस्टर में कह लीजिए एक तरह से आपका नाम कहें या आपका रिकॉर्ड कहें वो मेंटेन कर लेगा। देन इसी सेक्शन में अगली चीज ये बचती है, जैसे मैं कह रहा था कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो सही होने चाहिए। कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट्स जो है उनमें क्या नहीं होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं वो फिस नहीं होने चाहिए। फिस आप लिख सकते हैं, फॉल्स, इनएक्यूरेट या सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे डॉक्यूमेंट देकर के आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो इसके अंदर दरअसल 2 चीजें निकल के आती हैं। अगर अभी इनकॉर्पोरेशन नहीं हुई है या इनकॉर्पोरेशन हो गई है, 2 चीजें इसके अंदर निकल के आती हैं। अगर इनकॉर्पोरेशन नहीं अभी तक हुई है तो यहां पे लायबिलिटी होगी किसकी, किसी भी व्यक्ति की जिसने अप्लाई किया है। और अगर इनकॉर्पोरेशन मिल गया है तो 3 लोग बताए गए हैं, एक प्रमोटर, उसके साथ में है आपके फर्स्ट डायरेक्टर, साथ में जो आपने प्रोफेशनल 4 हायर किए थे, चारों में से कोई भी, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS या एडवोकेट। झूठे डॉक्यूमेंट दिए हैं तो ये लोग लायबल होंगे अंडर सेक्शन वो कौन सा, 447, जो कि डील करता है किसके ऊपर, फ्रॉड के ऊपर, जहां 2 तरह की पेनल्टी हम पढ़ते होते हैं कि भैया 10 लाख से कम या 1% ऑफ टर्नओवर से कम, वरना रिवर्स वे में जहां मैक्सिमम आपको 10 साल तक की जेल हो सकती है। तो अगर इस तरह से कंपनी बनी है, देखिए आंसर थोड़ा और आगे चलता है, तो आगे आंसर ये कहता है कि इस तरह से अगर कंपनी बनी है तो कोई भी आदमी एक एप्लीकेशन दे सकता है। आप किसको एप्लीकेशन दे सकते हैं, NCLT को, कि ये कंपनी गलत डॉक्यूमेंट के साथ बनी है। NCLT का मतलब है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, जिसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 90 के अंदर ट्राइब्यूनल है, जो सेक्शन 408 में कंपनीज एक्ट में बना है। अब ट्राइब्यूनल क्या देगा, स्वाभाविक है ट्राइब्यूनल देगा एक ऑर्डर देगा, और ये ऑर्डर क्या दे सकता है, ये कहेगा कि भैया क्योंकि हमें मीट करना है इंटरेस्ट, किसका इंटरेस्ट मीट करना है, चाहे आप कहें शेयर होल्डर कहें, क्रेडिटर कहें, कंपनी कहें, पब्लिक कहें, उनके इंटरेस्ट में ये अपना ऑर्डर देगा कि भाई साहब की कंपनी अपना क्या करे, चेंज करे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। दूसरी बात है रेगुलेट करे किसे, अपनी मैनेजमेंट को। देन ये ऑर्डर दे सकता है कि भाई कंपनी का नाम ही काट दिया जाएगा, रिमूवल कर दिया जाएगा, जो ROC का क्या है, रजिस्टर है, और इसके ऊपर डील करता है आपका चैप्टर नंबर 18, और जिसके ऊपर आता है सेक्शन नंबर 248। तीसरा ये ऑर्डर दे सकता है कि भैया कंपनी को हमेशा के लिए क्या कर दिया जाए, बंद, या ऑर्डर दे सकता है एनी अदर इंसिडेंटल ऑर्डर। इंसिडेंटल का मतलब होता है रिलेटेड कोई भी और ऑर्डर बनता हो तो ये दे सकता है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर देखिए 7। इसके बाद आता है सेक्शन 8, और सेक्शन 8 फेमस ही किसके लिए है, इसे हम यही कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी, या कहते हैं कंपनी फॉर व्हाट, चैरिटेबल पर्पस। ये मैं यहां नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे पिछले लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंपनी में हम कवर अप कर चुके हैं। तो कहानी आगे बढ़ती है। देखिए सेक्शन नंबर 7 के अंदर जब आपको इनकॉर्पोरेशन मिला तो सेक्शन 9 कहता है इनकॉर्पोरेशन के क्या परिणाम होंगे। तो परिणाम में 2 बातें बताई गई हैं कि भाई साहब जो सब्सक्राइबर थे जिन्होंने कंपनी बनाने के लिए साइन किए थे, और दूसरी बात है जो कंपनी है, सब्सक्राइबर अब क्या कहलाएंगे, इनका नाम बदल के हो जाएगा कंपनी में, अब इन्हें कहेंगे मेंबर्स, और कंपनी क्या बन जाएगी, एक बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ही क्या, अब वो फीचर्स लग जाएंगे इसके ऊपर, कौन सी, कंपनी वाली,
जिसे आप कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील आपकी मर्जी है, ऑप्शनल है, रखना है या नहीं रखना है, जिसे आप कहते हैं रबर स्टैंप। कंपनी की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एक सेपरेट प्रॉपर्टी रहेगी और कंपनी केस कर भी सकती है एंड बी स्यूड। तो कैन स्यू एंड बी स्यूड, ये सारी फीचर्स लग जाएंगी। सेक्शन नंबर 10 आता है और सेक्शन नंबर 10 कहता है इफेक्ट्स क्या हो किसके, देखिए इफेक्ट्स ऑफ मेमोरेंडम, या आप इसको हम यूं भी कहते हैं बाइंडिंग फोर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। तो देखिए आपने ये दो डॉक्यूमेंट सब्सक्राइबर ने साइन करके दिए थे, कहता है उसका परिणाम क्या होगा। मेमोरेंडम की हमने क्लॉजेस देखी थी और हमारी क्लॉज नंबर 4 थी लायबिलिटी क्लॉज की। तो ये कहता है अमाउंट ड्यू जो मेंबर्स ने पैसा देना है उनके लिए क्या बन जाएगा, बिकम्स डेट फॉर द कंपनी। उनके लिए क्या है, जो पैसा उन्होंने कंपनी को देना है, जैसे शेयर्स हैं तो हम कहते हैं लायबिलिटी कितनी होती है, अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ शेयर, तो वो आपके लिए क्या बन गया, बिकम्स डेट ड्यू टुवर्ड्स व्हाट कंपनी, आपको वो देना पड़ेगा। दूसरी बात देखिए, जब मैं बाइंडिंग फोर्स की यहां पे बात करता हूं तो बाइंडिंग फोर्स के अंदर दरअसल 3 चीजें निकल के आती हैं कि मेमोरेंडम और आर्टिकल किस तरह से बाइंड करते हैं। ये बाइंड करते हैं किसको, कंपनी को टुवर्ड्स मेंबर्स, मेंबर्स को टुवर्ड्स कंपनी, लेकिन बड़ी बात है नॉट बाइंडिंग ऑन आउटसाइडर्स, मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल में जो लिखा है उससे आउटसाइडर्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी मेंबर की तरफ बाइंड होगी और मेंबर कंपनी की तरफ। वैसे क्लास में मैंने कोड की के साथ आपको केस भी करवा रखे हैं, बस वो भला उसके ऊपर मैं इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है डायरेक्टर, ऑफिसर, एम्प्लॉय भी कंपनी के मेंबर नहीं होते हैं, ये पक्का ध्यान रखें। जब तक उन्होंने शेयर ना लिए हों वो आउटसाइडर ही कहलाएंगे। अगर उनको अपॉइंटमेंट दिया गया मान लीजिए 20 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप जब मर्जी उन्हें निकाल सकते हैं, ये याद रखें। दूसरी बात ये याद रखें कि सेक्शन नंबर 11 ओमिट हो चुका है। दरअसल सेक्शन 11 ओमिट है, आप इसको किस तरह से ले सकते हैं, इसकी जगह पे कह लीजिए क्या है, सेक्शन नंबर 10A है, अमेंडमेंट से जो इंसर्ट हुआ। यहां सेक्शन 10A क्या कहता है कि जैसे ही आपको इनकॉर्पोरेशन मिल जाती है तो कंपनी क्या करेगी, अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी, जिसे हम कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये सेक्शन ये कहता है आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे। पहली बात ये कहता है एक्सेट्रा, अगर कंपनी की क्या है, अगर कंपनी की क्या है, शेयर कैपिटल है, राइट, कि आपने क्या इशू किए हैं, शेयर्स आपने इशू किए हैं, तो एक डिक्लेरेशन देगा, आप डिक्लेरेशन देंगे, कौन, कंपनी के डायरेक्टर्स देंगे। इसके लिए एक फॉर्म भी है भैया जिसका नाम है INC 20A। और देखिए जो भी कोई डिक्लेरेशन जाती है हमेशा उसके साथ, फॉर्म के साथ फीस भी होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये चीज पता ही आपको होनी चाहिए, होगा भी आपको पता। तो आपने डिक्लेरेशन क्या देनी है, ये 2 चीजों पे डिक्लेरेशन दी जाती है कि जो सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने क्या लिए थे, शेयर्स लिए थे, सेक्शन नंबर 4 में हमने कहा था कम से कम 1 शेयर लेना है, तो सब्सक्राइबर्स ने अपना अमाउंट क्या कर दिया है, पेड, उन्होंने अपने पैसे दे दिए हों। और ये डिक्लेरेशन आपको देनी पड़ती है कितने दिन के अंदर, ये देनी होती है 180 डेज, कहां से, जिस दिन से कंपनी बनी, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। साथ में आपने ये भी बताना होता है कि जो सेक्टोरल रेगुलेटर हैं, दरअसल सेक्टोरल रेगुलेटर, ये पॉइंट सेम कॉपी पेस्ट आप सेक्शन 7 में भी ले सकते हैं। सेक्टोरल रेगुलेटर से भैया हमने क्या ले ली है, अप्रूवल वगैरह ले ली है, जैसे RBI, सेबी या IRDA वगैरह से। देन साथ में एक चीज और बतानी होती है एंड, कि देखिए जब कंपनी आप बनाते हो तो हमने कहा था सेक्शन नंबर 4 के अंदर राज्य बताना है, एग्जैक्ट एड्रेस की जरूरत नहीं होती, लेकिन कहता है रजिस्टर्ड ऑफिस आपको डिसाइड करना होता है 30 दिन के भीतर भीतर, किसके, इनकॉर्पोरेशन के। तो आपने इसकी भी फाइलिंग करनी होती है और इसके लिए बस फॉर्म जो है वो बनता है INC 22। दरअसल इसके बारे में पढ़ा जाता है कहां, सेक्शन नंबर 12 के अंदर। तो ये है आपका 10A के बाद 11 के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कहानी कहां आती है, कहानी आती है सेक्शन नंबर 12 में, और सेक्शन नंबर 12 बेसिकली किसके ऊपर है, रजिस्टर्ड ऑफिस के ऊपर है। तो जैसे अभी मैंने कहा कि भाई साहब अगर मैं एग्जैक्टली इसको सब सेक्शन के वे में भी अगर लिख दूं तो एक सब सेक्शन 3 थोड़ा सा बड़ा बैठता है, कह लीजिए बड़ा बन जाता है,
4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यहां सब सेक्शन चले जाते हैं। देखिए इतना टेक्निकली चले ना भी आप याद करें, लेकिन मेन चीज पक्का याद रखें। तो सबसे पहले सब सेक्शन 1 यही कहता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस आपने, जैसे मैंने ऊपर लिख के दिया, आपने डिसाइड कर लेना है कितने दिन के अंदर, 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए रजिस्टर्ड ऑफिस का रेलिवेंस क्या है, रजिस्टर्ड ऑफिस से कंपनी का एक तरह से क्या पता चलता है, रेजिडेंस, या जैसे मैंने कहा था डोमिसाइल पता चलता है। कोई भी अगर आपने सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट कह लें, नोटिस कह लें, भेजने हैं, तो कोई अता पता तो होना जरूरी है। और सब सेक्शन 2 कहता है इसके लिए आपने फाइलिंग करनी होती है कि किसको, आरओसी को फाइलिंग करनी होती है, जैसे ऊपर मैंने लिख के भी दिया था, आईएनसी 22 में फाइलिंग करनी होती है। और सेम आंसर है 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ये फाइलिंग आपको करनी होती है आरओसी को, कि भाई आप आ जाइए और आकर के क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस। इसके साथ देखिए आप रूल नंबर 25 भी समझ लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। रूल नंबर 25 कहता है वेरिफिकेशन से रिलेटेड दरअसल आपको क्या करना होता है, जो भी आपके प्रेमिसेस हैं, बिल्डिंग वगैरह कह लीजिए या प्रेमिसेस कह लीजिए, आपने उसकी टाइटल डीड, जिसे हम क्या कह देते हैं रजिस्ट्री, उसकी कॉपी लगा दीजिए। लेकिन अगर भाड़े पे है, अगर रेंट पे है, तो आप क्या लगा दीजिए, डीड लगा के दीजिए और उसके साथ रेंट की एक रसीद भी लगा के दीजिए। और ये ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुरानी होनी चाहिए, उससे ज्यादा डिले नहीं होना चाहिए। और ऑनर से भी एक अप्रूवल की, हाँ जी हमने आपके किराए पे चीज ले रखी है, और साथ में उसकी रजिस्ट्री का भी कागज लगेगा। साथ में यूटिलिटी बिल, जैसे बिजली पानी का बिल कह देते हैं, ये ज्यादा से ज्यादा कितने दिन पुराना हो, 2 महीने पुराना हो, ये आप लगा दीजिए। देन सब सेक्शन 3 बढ़िया चीज कहता है, ये कहता है पब्लिकेशन कह लीजिए या शब्द आप लेबलिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये एक बड़ी चीज कह गया कि सिर्फ ये जो है, ये सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए नहीं, ये दरअसल नेम की भी बात करता है कि आप कंपनी का एड्रेस एंड साथ में नाम कहां लगाइए। एक तो सारे आउटसाइड लगाइए, जहां जहां आपके प्रेमिसेस हैं, कॉन्स्पिक्वस होना चाहिए, अट्रैक्टिंग वे में होना चाहिए, लेजिबल होना चाहिए, दिख सके, कोई भी पढ़ सके। नंबर दो जैसे ये आउटसाइड में मैंने कहा कॉन्स्पिक्वस हो, अट्रैक्टिंग वे में हो, प्लस साथ में क्या हो, लेजिबल हो, जिसे पढ़ा जा सके। देन आपने इसी के ऊपर कहानी ये भी आती कि भाई जितने भी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आप मैं शॉर्ट में कहता हूं एनसीए, नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट वगैरह, या बिल कह लीजिए, बिल बुक कह लें, लेटर पैड कह लें, लेटर हेड कह लें, जो भी कहना आप कह सकते हैं, कि यहां पे भी नेम एड्रेस वगैरह जरूर आपने लिख के देना है। और यहां पे तो साथ में और क्या लगाना पड़ता है, कंपनी का सिन, फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ब्ला ब्ला, ये चीजें भी आपने लिखनी होती हैं। और साथ में ये नेम एड्रेस आपने कहां लगाना होता है, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो कंपनी के लैंडिंग पेज के ऊपर ये सब आप लिख के देंगे। साथ में एक आदमी का नाम भी लिख के देंगे जो कंपनी के बिहाफ पे क्या सेट करेगा, ग्रीवेंसेस। देन नेम से रिलेटेड फर्दर कुछ बातें यहां आ जाती हैं कि स्पेशली नेम से रिलेटेड है, कि नेम आप क्या करेंगे, अगर कंपनी की कॉमन सील है तो उसके ऊपर आप क्या करेंगे, इनग्रेव करेंगे। जैसे चेक बुक वगैरह है, जिसे हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसके ऊपर आप क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। और अगर कंपनी ने नाम बदला है तो पुराना नाम भी आप कितने बरस तक इस्तेमाल करेंगे, 2 साल तक। और अगर देखिए ओपीसी है, क्योंकि ध्यान रखने वाली बात, जैसे सेक्शन 4 में हम कह रहे थे कि भाई साहब नेम, तो नेम से आपकी जैसे आइडेंटिटी होती है, दरअसल नेम के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, वर्ड लिमिटेड, या वर्ड क्या लगाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन ये वर्ड लगाने की आवश्यकता नहीं होती है अगर आप कौन सी कंपनी है, आप सेक्शन 8 कंपनी है या आप गवर्नमेंट कंपनी है, वहां वर्ड नहीं लगाने होते हैं। लेकिन अगर देखिए, अगर आप ओपीसी हैं तो आपको ओपीसी वर्ड पक्का लगाना पड़ेगा, किसके साथ, ब्रैकेट के साथ आपको ये भी लगाना पड़ेगा। देन देखिए सब सेक्शन 4 ये कहता है, अगर आप रजिस्टर्ड ऑफिस का क्या करने जा रहे हैं, अगर आप ऑल्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो ऑल्ट्रेशन जो भी आपने करनी है उसकी आप फाइलिंग करेंगे, स्वाभाविक है। फाइलिंग का मतलब ही आरओसी के पास करेंगे, और कितने दिन के अंदर करेंगे आप, ये 30 दिन के भीतर करेंगे। देन ये 3 सब सेक्शन आपको इकट्ठे लेने चाहिए, क्योंकि ये तीनों डील करते हैं कि अगर आप शिफ्ट कर रहे हैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम, कहां से शिफ्ट कर रहे हैं, 1 सीटीवी का मतलब है सिटी टाउन विलेज, टू व्हाट, अनदर में आप कर रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, आपका राज्य क्या है,
सेम है, तो राज्य आपका सेम ही है। तो यहां पे आपको क्या चाहिए होता है, यहां पे आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और साथ में अगर आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन बदलती है, जैसे महाराष्ट्र में 2 आरओसी हैं, एक बॉम्बे में और एक पुणे में, तो आरओसी की ज्यूरिसडिक्शन अगर चेंज हो जाती है तो आपको आरडी से क्या, रीजनल डायरेक्टर से क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और ये अप्रूवल कुछ इस तरह से आती है, ये 3 लेवल में काम बनता है। ये आरडी साहब जो है ये अप्रूव करते हैं 30 दिन के अंदर, और आपने क्या करना है, नेक्स्ट 60 दिन के भीतर भीतर आपने किसको देना है, ये आरओसी को देना है, और नेक्स्ट 30 दिन के अंदर आरओसी से क्या कर देगा, सर्टिफाई कर देगा। और जैसे ही आरओसी ने इसे सर्टिफाई कर दिया, ध्यान दीजिए सब सेक्शन 7 ये कहता है, जैसे आरओसी ने क्या कर दिया, सर्टिफाई कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक तरह से कॉन्क्लूसिव हो गया, मींस यस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या हो गया है, शिफ्ट कर दिया गया है। देन सब सेक्शन 8 में देखिए पेनल्टी बताई गई है कि अगर इस सेक्शन का आप डिफॉल्ट करेंगे तो पेनल्टी यहां रहती है, चाहे आप कंपनी है या ऑफिसर इन डिफॉल्ट है। पेनल्टी 1000 रुपए पर डे, लेकिन पर डे करते करते ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 लाख तक। और सब सेक्शन 9 ये कहता है आरओसी आपका नाम काट देगा, रिमूवल कर देगा, आरओसी करेगा, रजिस्टर से करेगा। कब करेगा, अगर उसने क्या करी, फिजिकल वेरिफिकेशन करी आपके किसकी, रजिस्टर्ड ऑफिस की, और पता चलता है आप क्या नहीं कर रहे हैं, नॉट कैरिंग बिजनेस या ऑपरेशंस, आप वहां काम वगैरह कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो आपका नाम रजिस्टर में से काट दिया जाएगा। देर आफ्टर बच्चा लोग सेक्शन नंबर 13 थोड़ा हमारे लिए बड़ा रहता है। सो सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 13 डील ही करता है किसके ऊपर, ऑल्ट्रेशन। किस चीज की, ये डील करता है ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम की ऑल्ट्रेशन, जैसे हमने कहा भाई 6 क्लॉज मैंने कहा था, तो मेनली आप कह लीजिए 5 क्लॉज। ये भी देखिए एक सेक्शन बड़ा है, टेक्निकल करें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन चलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कराता हूं। 13 सब सेक्शन तक का ये सेक्शन नंबर, सब सेक्शन 11 तक का ये सेक्शन नंबर 13 है। तो ऑल्ट्रेशन करनी है मेमोरेंडम की, तो देखिए पहली बात एक चीज याद रख लीजिए, मेमोरेंडम की जब भी ऑल्ट्रेशन करेंगे स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, एक्सेप्ट, लेकिन जरूरी नहीं है, किसके लिए, फॉर कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज की ऑल्ट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि कैपिटल क्लॉज से रिलेटेड यहां पे ये भी जानना जरूरी है, उससे रिलेटेड 2 सेक्शन है, 61 एंड व्हाट सेक्शन नंबर 64, जिसका मैं जिक्र कर दूंगा। तो सबसे पहले अगर हम ऑल्टर कर रहे हैं नेम क्लॉज, एसआर तो मैंने बता दिया। अच्छा, दूसरी बात ये भी देख लीजिए, एसआर है तो स्वाभाविक है उसकी फाइलिंग भी होगी, किसके पास होगी, आरओसी के पास। और देखिए आरओसी के पास अगर फाइलिंग आपने नहीं करी तो ये भी याद रखिए जो ऑल्ट्रेशन है वो क्या होगा, इनफेक्टिव होगा, मींस वो कोई ऑल्ट्रेशन है ही नहीं। दरअसल ये सबसेक्शन 10 यही चीज कहता है, और फाइलिंग के ऊपर सबसेक्शन 6 आता है दरअसल। तो अगर हम बात करते हैं कि नेम क्लॉज आपको चेंज करनी है, तो नेम क्लॉज चेंज करते हुए बात बड़ी है, ऐसा तो चाहिए, साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या लेनी पड़ेगी, यहां पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी ये पावर क्या कर रखी है बच्चों, डेलीगेट कर रखी है, और ये उन्होंने डेलीगेट कर रखी है, आरडी को डेलीगेट की हुई है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की लेकिन आपको अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है अगर आप सिर्फ वर्ड या तो प्राइवेट लगा रहे हैं या हटा रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं या डिलीशन, जिसका मतलब है या तो प्राइवेट कंपनी बन रही है पब्लिक से या वाइस वर्सा। देन लेकिन जैसे आप नेम क्लॉज अपना नाम ऑल्टर करते हैं तो अब आपको आरओसी क्या जारी करेगा, एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देगा। लेकिन ध्यान दीजिए आपके प्रायर पहले वाली किसी चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो आपके पहले के डेट्स हों, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हों, चाहे वो आपके केसेस वगैरह हों, जिसे हम कहते हैं सूट्स, ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, टू रिमेन अनअफेक्टेड। इनके ऊपर एज सच कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक रजिस्टर्ड ऑफिस का सवाल है, देखिए हमने बड़ा क्लियरली कह दिया था एक राज्य के अंदर चेंज करें तो एक शिफ्ट हम वहां पे पहले ही बात कर चुके हैं। तो पता आपको यह होना चाहिए कि रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप ऑल्टर करते हैं तो इसमें दरअसल आती हैं 3 सिचुएशन, जिसमें से एक सिचुएशन तो अभी हमने कर ही दी थी। तो
एक तो हमने ऑलरेडी सेक्शन 12 में कर दी है। जब इस सेक्शन 13 में बात करते हैं तो मेन ये है, आप शिफ्ट कर रहे हैं कहां से, आप शिफ्ट कर रहे हैं किसी और स्टेट में जा रहे हैं, किसी और राज्य में जा रहे हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह तो हमने पहले ही कह दिया था, वो तो चाहिए ही चाहिए। तो यहां पे आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको अगेन एक अप्रूवल लेना पड़ेगा भाई, और ये अप्रूवल आपने कहां से लेना है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेना है। अगेन डेलीगेटेड है किसको, आरडी को, और वो क्या करेगा 60 दिन के अंदर ये कर देगा। और उसके बाद देखिए आपने फाइलिंग करनी ही है किसके पास, आरओसी के पास, और ये टाइम रहता है 30 दिन। लेकिन आरओसी कौन सा होगा, आरओसी दोनों राज्यों का, बोथ स्टेट्स। और यहां पे भी आपको क्या मिलेगा, एक फ्रेश सीओआई। एक चीज आपको और पता होनी चाहिए, अगर हम शिफ्ट कर रहे हैं विद इन सेम, मतलब हमने यहां पे क्या नहीं चेंज किया, सिटी टाउन विलेज भी चेंज नहीं किया, तो दरअसल हम इसे ऑल्ट्रेशन मानते नहीं है। नो ऑल्ट्रेशन एज सच हम इसे कहते हैं। ये कार्य आप सिंपली बोर्ड रेजोल्यूशन से कर सकते हैं। लेकिन देखिए एक चीज फाइलिंग पक्का करनी है आरओसी के पास आपने 30 दिन के भीतर। देन हमारी क्लॉज आती है, देखिए ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे महत्वपूर्ण ये क्लॉज बन जाती है हमारे लिए। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर आप ऑल्टर कर रहे हैं, यहां पे अगर आप सब सेक्शन देखिए, अगर लिख लेंगे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। अगर आपको याद रहे, ये तो मैंने आपको 13(1) बता दिया था, ये मैंने आपको कहा था 13(6) के अंदर आती है फाइलिंग, और ये आती है 13(10) के अंदर। ये तो कॉमन है, तीनों हर सेक्शन में बात होगी। इसके अलावा ये पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्लॉज में आपके सब सेक्शन लगते हैं 4 से लेकर के 7 तक आप लेके चलिए। तो यह कहता अगर ऑब्जेक्ट क्लोज आपने चेंज करने हैं, सॉरी ये सब सेक्शन आपका 8 से 9 तक, क्योंकि मैंने बाकी कहां डिस्कस कर दिए, ये यहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस में ये वाले पॉइंट के अंदर हमने बाकी ले लिए हैं, राइट। यहां पे हमने 13(4) से लेके 7 तक वी हैव डिस्कस्ड ओवर हियर। तो ऑब्जेक्ट क्लोज में वो कहता है कि अगर आप हैं पब्लिक कंपनी और आपने पब्लिक से पैसा क्या किया है, रेज किया है, और कैसे रेज किया है, आपने इशू किया था जी प्रोस्पेक्टस, तो कहता है आप ऑल्ट्रेशन कर ही नहीं सकते अनलेस का मतलब है कुछ कंडीशंस का आप क्या कीजिए, कंप्लायंस कीजिए। और कंडीशंस ये मैं 4 कहता हूं, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कीजिए, और ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है देखिए पोस्टल बैलेट, जहां हर किसी के घर में हर मेंबर अपना उसके ऊपर वोट डाल सके, जिसके ऊपर हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 110 के अंदर। नंबर 2 आपने क्या करना है, 2 आप क्या लेंगे, न्यूज़पेपर। और ये न्यूज़पेपर कौन से होंगे, ऑब्वियसली इंग्लिश एंड वर्नाकुलर लैंग्वेज के। वर्नाकुलर लैंग्वेज कहां की, जहां कंपनी का आरओ क्या है, सिचुएटेड है। साथ में अगर कंपनी की वेबसाइट हो तो वेबसाइट अगर एनी हो उसके ऊपर भी डालिए, क्योंकि अखबार में और वेबसाइट में आपने क्या बताना होता है, आप इन दोनों से ये चीज बताते हो, जस्टिफिकेशन देते हो कि क्यों आप अपने ऑब्जेक्ट्स चेंज कर रहे हैं। चौथी बात ये आती है कि एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि भाई जिसको नहीं पसंद है वो अपने पैसे लेके बाहर निकल जाए। और ये एग्जिट अपॉर्चुनिटी कौन देगा, पहली बात किसको दी जाएगी, डिसेंटिंग शेयर होल्डर डीएसएच को दी जाएगी। कौन देगा, ये देगा या तो कंपनी का प्रमोटर, जिसे हम सेक्शन 2 क्लॉज 69 में देखते हैं, या फिर आप कह लीजिए जो कंपनी की क्या है कंट्रोलिंग शेयर होल्डर हैं, वो ये अपॉर्चुनिटी इनको देंगे। इसके बाद कैपिटल क्लॉज, जैसे मैंने कैपिटल क्लॉज से रिलेटेड कहा कि यहां पे 2 सेक्शन लगते हैं। एक सेक्शन है देखिए 61, और 61 बड़ा क्लियरली कहता है ऑल्ट्रेशन कब होगी। इसने 2 चीजें कही हैं, अगर ऑथराइज्ड बाय कौन है, आर्टिकल्स, दैट मीन्स आर्टिकल्स के मुताबिक आप कैपिटल क्लोज को ऑल्टर करें। और कहां ऑल्टर करें, ऑल्ट्रेशन होगी कहता है इन जनरल मीटिंग। तो यहां कहीं नहीं बताया गया एसआर, रादर सेक्शन 13(1) ने यही कह दिया था सेव एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 61, सेविंग क्लॉज इस्तेमाल करी थी। तो कहने का मतलब यहां यह हुआ कि आप जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर कर सकते हैं। और यहीं पे इसकी फाइलिंग की बात करता है, फाइलिंग करनी है वो तो आप समझ ही गए हैं कहां करनी है, आरओसी के पास करनी है। और ये फाइलिंग पे डील करता है आपका सेक्शन नंबर 64, और ये कहता है एक फॉर्म आप इस्तेमाल करेंगे SH7, और 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर दीजिए, आरओसी के पास फाइलिंग
कर दीजिए। और 61 में ही देखिए फर्दर बात ये आती है कि ऑल्ट्रेशन की टाइप्स क्या हो सकती हैं। तो यहां पे 5 टाइप्स बताई गई हैं। या तो आप क्या करें, अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को क्या कर लीजिए, बढ़ा दीजिए, या क्या कीजिए, कंसोलिडेट कर लीजिए, कंसोलिडेट शेयर को इनटू किसमें, लार्जर सम में। जिसका मतलब है पहले अगर 10 रुपए का शेयर था, अब वो 100 का बना दो, या इसी का आप रिवर्स कह सकते हैं। तीसरी बात जो आ जाती है, इनटू व्हाट, स्मॉलर सम, 100 से 10 का कर दो। और चौथी बात जो है, दरअसल ये सबसे बढ़िया बात है, अगर मैं एग्जैक्टली कोट भी करूं तो ये क्लॉज नंबर सी है, क्योंकि इससे पहले मैंने कौन सी क्लॉज यहां डिस्कस कर दी, ये ए डिस्कस करी है, ये बी करी है, और स्मॉलर वाली डी थी। सी बढ़िया क्लॉज है, ये पक्का याद रखें। कंपनी क्या कर सकती है, कन्वर्ट कर सकती है अपने क्या, फुली पेड अप, अगर फुली पेड अप हो, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, फुली पेड अप शेयर को किस में कन्वर्ट कर सकती है, स्टॉक में। मीनिंग ये पता होना चाहिए, आप लिख सकते हैं स्टॉक नॉट रिप्रेजेंटेड इन यूनिट्स। स्टॉक क्या है, स्टॉक आप रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, फंड्स में। इस स्टॉक जो होगा, आप यूनिट्स नहीं रहेंगी, वो फंड में ही बताया जाएगा, मनी में। एंड साथ में क्या कर सकते हैं, रिकन्वर्जन भी बाद में कर सकते हैं, स्टॉक से दोबारा फिर क्या बना दीजिए, शेयर बना दीजिए। इसके साथ आती है हमारी आखिरी इसमें क्लॉज ई। ये क्या है, अगर आपकी अनसब्सक्राइब्ड कैपिटल है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, या आप नाम दे सकते हैं कि भाई आप इसे डिमिनिश कर सकते हैं। और अगर आप इसे डिमिनिश कर देते हैं तो ये क्या नहीं कहलाएगी, ये कोई रिडक्शन ऑफ कैपिटल नहीं है। रिडक्शन ऑफ कैपिटल हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 66 के अंदर, और ये चीज कहती है आपका सब सेक्शन नंबर 2 कहता है। तो ये था हमारा सेक्शन नंबर 13, 14 याद कीजिएगा। आर्टिकल्स की ऑल्ट्रेशन पे मैंने पहले ही आपको करवा दिया था। अब सेक्शन 15 दोनों के ऊपर है। ये कहता है अगर आपने क्या करी है, जो ऑल्ट्रेशन करी है मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की, वो क्या करेंगे, नोटिंग, नोटिंग किस चीज का, ऑफ ऑल्ट्रेशन, किसका ऑल्ट्रेशन, चाहे मेमोरेंडम है या आर्टिकल्स है। नोटिंग का मतलब है आप अपडेट करेंगे उसे, मतलब जो भी ऑल्टर्ड कॉपी होगी उसके अंदर ऑल्ट्रेशन आप लिख के दीजिए। अगर आप नहीं लिखेंगे तो ध्यान दीजिए यहां पे आपको फाइन लग सकता है, कितने रुपए का, 1000। ध्यान दीजिएगा, पर कॉपी का फाइन रहेगा, कंपनी ओआईडी के ऊपर रहेगा। सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 16 डील करता है, जैसे हमने सेक्शन नंबर 4 सब सेक्शन 2 में कहा था कि भाई साहब आपका नाम रिजेंबलिंग नहीं होना चाहिए। तो दरअसल क्या हुआ, आपका नाम क्या है, रिजेंबलिंग है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, रेक्टिफिकेशन ऑफ क्या करनी पड़ेगी, नेम करनी पड़ेगी। देखिए यहां पे 2 सिचुएशन दरअसल निकल के आती हैं कि कब करना पड़ेगा, किसकी ओपिनियन में करना पड़ेगा, मतलब कह लीजिए 2 सिचुएशन कहें या केसेस कह लीजिए। और क्या ग्राउंड है, व्हेन, या सिंपली आप ग्राउंड वर्ड ही लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है कि कब रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। और तीसरी बात है आपको ये रेक्टिफिकेशन कब करनी है और किस तरह से ये रेक्टिफिकेशन करनी है। तो केस नंबर 1 ये है कि ओपिनियन है, किसकी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। ग्राउंड क्या है, आपका नेम क्या है, रिजेंबलिंग है या सिमिलर है, आइडेंटिकल है, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करें। तो आपका नाम किसी और कंपनी के साथ अगर सेम लगता है तो 3 महीने के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हुए आप नाम को बदलें। सेकंड में क्या है, अगेन ओपिनियन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन यहां पे एक एप्लीकेशन दी है, दरअसल कंप्लेंट करी है। ये किसने कंप्लेंट करी है, एक रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर है, जिसे कह लीजिए ट्रेडमार्क एक्ट में 1999 में जिसने वो नाम रजिस्टर करवा रखा था। और ये एप्लीकेशन दे सकता है 3 साल के भीतर भीतर कंपनी की क्या इनकॉर्पोरेशन जब हुई कि भाई ये मेरा नाम ये कंपनी इस्तेमाल कर रही है और ये रिजेंबलिंग है। अगेन आंसर सेम है, 3 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से आप अपना क्या बदल लें, आप अपना नाम बदल लें। चलिए कहानी आगे बढ़ती है। सेक्शन नंबर 17 कहता है मेंबर का हक है, जिसे हम कहेंगे राइट ऑफ मेंबर। भाई उसका हक है, क्या हक है, राइट ऑफ मेंबर है, वो कह सकता है मुझे क्या दी जाए, कॉपी दी जाए, किस चीज की, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की। तो देखिए जैसे ये रिक्वेस्ट करेगा, इसका हक है, इसको ये कॉपी मिलनी चाहिए और ये कॉपी दे दी जाएगी इसे
7 दिन के भीतर। और अगर नहीं दी जाएगी तो देखिए डिफॉल्ट पे फाइन है, कंपनी ओआईडी का फाइन है, और ये फाइन है 1000 रुपए पर क्या रहेगा, पर डे रहेगा, क्योंकि 7 दिन में आपने देना था। और लेकिन मैक्सिमम ये कितना हो सकता है, 1 लाख रुपया। देयर आफ्टर सेक्शन नंबर 18, सेक्शन नंबर 18 कहता है कि अगर आपने कन्वर्जन करना है, कन्वर्जन ऑफ कंपनी, तो ये कहता है बस हमें जरूरत है कितनी चीजों की, 3 चीजें कीजिए, प्राइवेट से पब्लिक बनाएं या वाइस वर्सा, जो मर्जी करें। एक तो आप क्या करें, आप अपने ऑल्टर कर लीजिए, क्या ऑल्टर कर लीजिए, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। देन इसकी क्या कर दें, फाइलिंग कर दें, किसके पास कर दें, आरओसी के पास कर दें। और क्या नहीं होगा, प्रायर पहले वाले जो आपके, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आप डेट कहिए, आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स कहिए, स्यूट्स कहिए, ये क्या रहेंगे, अनअफेक्टेड रहेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देन सेक्शन नंबर 19 आता है कि जो सब्सिडरी कंपनी होती है, जिसको हम पहले लेक्चर में हम रिवीजन वाले में कर रहे थे, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, सब्सिडरी कंपनी क्या नहीं कर सकती, वो होल्डिंग के शेयर्स ले नहीं सकती। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू अक्वायर एच कंपनी के क्या शेयर्स, या आप रिवर्स कर सकते हैं, कह सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी उसे अलॉट नहीं करेगी। अगर ऐसा किया जाएगा तो एज गुड एज क्या होगा, नथिंग, जिसे हम कहते हैं वॉइड। लेकिन यहां पे 3 क्या बताई गई हैं, एक्सेप्शंस की आप शेयर्स वगैरह ले सकते हैं। कब ले सकती है सब्सिडरी कंपनी, अगर वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है किसी डिजीज्ड शेयर होल्डर की, जो कि एच कंपनी का शेयर होल्डर था, या आपने शेयर्स कैसे लिए हैं, फिड्यूशरी कैपेसिटी में, जिसे हम कहते हैं ट्रस्ट के रूप में, आप ट्रस्टी हैं, या आपने शेयर लिए हैं बिफोर बिकेम सब्सिडरी, सब्सिडरी बनने से पहले के शेयर हैं। अब बड़ी बात क्या ध्यान रखें, वो ये रखें कि यहां आपने शेयर वाकई में लिए थे तो यहां आपको कोई वोटिंग राइट नहीं होगा, लेकिन इन दोनों सिचुएशन में आपको वोटिंग राइट है। और यही सेक्शन 19 कहता है, अगर कंपनी के क्या नहीं है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो ये कहता है अगर शेयर नहीं है तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम वर्ड इस्तेमाल करेंगे इंटरेस्ट। ये भी सेक्शन 19 ने कहा है, जिस कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं होती हम वर्ड क्या लेके चलेंगे, इंटरेस्ट लेके चलेंगे। इसके बाद देखिए, पता ये होना चाहिए कि भाई साहब अगले 3 सेक्शन है थोड़े डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाया था, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आते हैं आपके सेक्शन नंबर 20 से लेके कहां तक, 22 तक, जिसमें से सेक्शन नंबर 20 बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेक्शन 20 कहता है सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट, इसे शॉर्ट में मैं लिखूंगा, सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट मींस डॉक्यूमेंट भेजना है। कौन भेजेगा, यहां पे 2 बातें हैं, बाय, तो यहां पे हम 2 सिचुएशन में मैं इस आंसर को लिख के दे रहा हूं। तो या तो देखिए कोई मेंबर है और वो क्या कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट भेज रहा है, किसको भेज रहा है, कंपनी को या कंपनी के ऑफिसर को। और दूसरी तरफ है महत्वपूर्ण बात, कंपनी डॉक्यूमेंट दे रही है या तो किसको, मेंबर को, या वो ये डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग कर रही है किसके पास, आरओसी। तो सेक्शन 20 बात करता है तरीकों के ऊपर, ये डॉक्यूमेंट्स आपने कैसे भेजने हैं। अगर मेंबर कंपनी को भेजता है तो देखिए यहां पे हैं बेटा जी 5 तरीके हैं। ये सेम आंसर यहां पे भी रहेगा, लेकिन कंपनी टू मेंबर में 2 तरीके और ऐड हो जाएंगे, 6 और 7। तो आप कैसे भेजेंगे, देखिए आप पोस्ट से अगर भेजते हैं तो वो रजिस्टर्ड पोस्ट रहेगा, या फिर क्या हो सकता है, स्पीड पोस्ट होगा, या फिर अगर आप कुरियर से भेज सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए उसमें भी प्रूफ जरूर होना चाहिए, या आप क्या कर सकते हैं, पर्सनल सर्विस जिसे हम कहते हैं, खुद जाके दे आइए। और 5वां पॉइंट है, आप इलेक्ट्रॉनिक मींस जैसे ईमेल वगैरह हो गया उससे भेज सकते हैं। सेम यही आंसर इधर भी है देखिए, लेकिन यहां एक 6वां पॉइंट बताया गया है कि कंपनी भेज सकती है पोस्ट से, जिसका मतलब हो गया है कि आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भी भेज सकते हैं। रजिस्टर्ड में पैसे लगते हैं, स्पीड में लगते हैं, वो बच जाएंगे। या फिर आपको भेजना होगा एक स्पेशल मोड रहेगा, क्योंकि अगर कोई मेंबर क्या करता है, रिक्वेस्ट करी है किसी मेंबर ने कि आप मेरे को इसी तरह से भेजिए, और उसको कंडीशन ये है कंपनी के पास उसने इसके लिए क्या जमा करवाए हैं, पैसे भी जमा करवाए हैं, तो आपको वैसे ही भेजना पड़ेगा। अच्छा, इस चीज को और साथ में लेके चलिए जनाब, एक आप रूल नंबर 35 जरूर इसके साथ लेके चलिए, जो कि ये कहता है कि हम टाइम ऑफ डिलीवरी क्या मान लेंगे।
तो यहां पे ध्यान रखना होता है आपको कि अगर देखिए जनरल मीटिंग है या अदर्स है, तो जनरल मीटिंग के केस में हम लेके चलते हैं कि आपको नोटिस उसका मिल जाएगा कि प्रज्यूम मान लिया जाएगा 48 घंटे कह लें या 2 दिन कह लें कि वो आपको मिल गया है, मिले या ना मिले, चाहे ज्यादा दिन लगे। अदर्स में क्या है, जो भी नॉर्मल टाइम लगता है वही लिया जाएगा। इसके बाद सेक्शन 21 ये कहता है कि देखिए कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद तो साइन देखिए कर नहीं सकती, तो कंपनी के जो कागज होंगे उनको साइन कौन करेगा, इसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन कह लीजिए या साइनिंग करना कह लीजिए। भाई किस चीज का ऑथेंटिकेशन यहां बताई गई है, 3 बातें जिसे मैं कहता हूं दीपिका पादुकोण सी। डी का मतलब है कोई भी डॉक्यूमेंट्स कह लीजिए, पी से कोई कार्रवाई कह लीजिए जिसे हम कहते हैं प्रोसीडिंग्स, और सी से कह लीजिए कोई भी क्या कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट। तो ये कंपनी के बिहाफ पे भैया साइन कौन करेगा, तो यहां बताया गया है ये 3 लोग साइन कर सकते हैं, या तो की मैनेजरियल पर्सोनल जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 51 में, या कंपनी का कोई क्या ऑफिसर जो कि 59 में आता है, या कंपनी का कोई क्या हो सकता है एम्प्लॉय हो सकता है। लेकिन एक कंडीशन है, इन तीनों को किसने ऑथराइज किया, ऑथराइज्ड बाय BOD, स्टैंड्स फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे हम पढ़ते हैं सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 के अंदर। तो इसके साथ बच्चों हम पहुंच गए हमारे आखिरी सेक्शन के ऊपर 22 के ऊपर। और देखिए मैंने जितना भी लिखा है, बिलीव मी ये एक रजिस्टर का पेज है, A4 साइज है, तो जितनी ये जगह बची है उतने में मेरे को 22 कंप्लीट करना होगा, तो एक पेज में मैंने आपको ये लिख के दिया है। देखिए 22 में बात आती है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है बनाना। क्या बनाना है, देखिए या तो हम बना रहे हैं कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे आप कहते हो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी वगैरह, एटसेट्रा पे भी एक चीज कही गई है, एटसेट्रा वर्ड यहाँ पे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहली बात तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या कह लीजिए हुंडी। तो ये आपने क्या करनी होती है, ये आपने बनानी होती है, जैसे आप कहते हो मेड, या आप कहते हो ड्रॉन, या आप कहते हो एक्सेप्टेंस, या आप कहते हो इंडोर्समेंट, आगे किसी को देना। कहता अब ये कौन देगा, क्योंकि कंपनी तो देखिए खुद ब खुद क्या नहीं कर सकती, साइन नहीं कर सकती, स्वाभाविक है उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति होगा, तो ये क्या होगा, कोई भी व्यक्ति होगा, एनी पर्सन, लेकिन ये क्या होगा, नेचुरल है, ये ऑथराइज्ड व्यक्ति होना चाहिए, ये है एक बात। अब दूसरी बात क्या है, देखिए मेरे पास भी स्पेस का बहुत बड़ा यहाँ कंस्ट्रेंट हो गया है, लेकिन देखिए लिखूंगा तो मैं यहीं पे। अब एटसेट्रा में बात क्या आती है, क्योंकि एक चीज और है, देखिए जब भी क्या होता है कंपनी के लिए कोई भी अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है या डीड वगैरह कह लीजिए, कुछ भी साइन वगैरह करनी है, तो प्रश्न है किस तरह से ये साइन किए जाएंगे, कि कौन कंपनी के बिहाफ पे ये साइन करेगा। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, अपना एक अटॉर्नी, जिसे आप कह सकते हैं एजेंट, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, वो अपॉइंट करती है। और ये अटॉर्नी ये कंपनी ने क्या किया है, ये कंपनी ने अपॉइंट किया है, राइट। तो ये कोई भी जब कंपनी के बिहाफ पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह क्या करेगा, साइन करेगा कंपनी के बिहाफ पे, तो कंपनी इसके लिए क्या हो जाएगी, बाइंड हो जाएगी, मतलब जिसके लिए कंपनी क्या हो जाएगी, लायबल हो जाएगी। लेकिन प्रश्न ये है, अब भाई इसका अपॉइंटमेंट कैसे करना है इस व्यक्ति का, ये अपॉइंटमेंट आप किस तरह से करेंगे। तो देखिए अपॉइंटमेंट में आती हैं 2 बातें, क्या कंपनी की कॉमन सील है, इफ एनी, तो दैट मीन्स कंपनी का क्या लग जाएगा, उसके ऊपर ठप्पा लग जाएगा और इस आदमी को आप अपॉइंट कर लेंगे। दूसरी बात है, अगर कॉमन सील कंपनी की नहीं है तो अपॉइंट कैसे करेंगे, इसमें 2 चीजें आती, क्या कंपनी में CS है, तो अगर CS है तो CS के साथ में एक डायरेक्टर, D फॉर डायरेक्टर साइन करे, और अगर CS नहीं है तो साइन कौन करेगा, 2 डायरेक्टर साइन करेंगे। इस तरह से ये जो अटॉर्नी है ये अपॉइंट हो जाएगा और ये कंपनी के बिहाफ पे डीड्स वगैरह करेगा। तो बच्चों इसके साथ लगभग ये सारा चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन फिर भी आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं एक चीज और बता दूं, मेरे पास जहां पे भी स्पेस मेरे को मिल रही है इसे मैं लिख रहा हूं। देखिए मैंने आपको कहा था कंपनी आप बना सकते हैं वॉलेंटरली अंडर सेक्शन 7 के प्रोसीजर के साथ। इसके साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, सेक्शन 464 डील करता है और ये कहता है आपको कंपल्सरी कंपनी बनानी पड़ेगी, जिसे हम कहते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। माना सेक्शन 464 है और ये आता है चैप्टर नंबर 29 जिसका नाम होता है मिसलिनियस। आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी, वरना देखिए आप क्या कहलाएंगे, आप कहलाएंगे एक इलीगल एसोसिएशन बन जाएंगे। तो इसके लिए कंडीशंस क्या है, इसमें दरअसल बात ये आती है, इफ देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, राइट,
और बिजनेस कर रहे हैं और यहां पे आपके नंबर ऑफ जो पर्सन्स हैं वो क्या है, मोर देन 50 हैं, तो आप क्या है, आप कोई एसोसिएशन कह लीजिए या आप क्या है, आप एक पार्टनरशिप फर्म है और आप बिजनेस कर रहे हैं किसके लिए, प्रॉफिट्स कमाने के लिए, और आप क्या नहीं है, आप रजिस्टर्ड नहीं है। इसलिए हम कह रहे हैं कि 50 से ज्यादा की आप लिमिट यहां पक्का याद रखें। और तो भाई अगर आप नहीं करवाएंगे, डिफॉल्ट होगा, तो आप क्या कहलाएंगे, आप इलीगल कहलाएंगे, प्लस आपके ऊपर फाइन लग सकता है मैक्स 1 लाख रुपए का, प्लस आप जो बिजनेस कर रहे हैं उनकी क्या रहेगी, पर्सनल लायबिलिटी रहेगी। लेकिन ध्यान दीजिए ये रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है, यहां एक्सेप्शन बताई गई हैं और ये एक्सेप्शन बताई गई हैं 2। पहली बात है अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, दूसरी बात है आप जो एक प्रोफेशनल्स की आप क्या है, एसोसिएशन या फर्म है और आप किसी स्पेशल एक्ट में क्या है, रजिस्टर्ड है, तो आपको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये एक पेज मैंने आपको लिख के दिया है। देखिए लिखने से ही आपको एक प्रैक्टिस मिलती है कि किस तरह से हम लॉ को याद कर सकते हैं। और देखिए इतना बड़ा चैप्टर आपके सामने है, परफेक्टली मैंने A4 साइज है, इसका प्रिंट आउट निकालूं तो एग्जैक्टली ऐसा ही निकलेगा जो मैंने यहां लिख के दिया है। आई होप सो इस लेक्चर से आपको यूटिलिटी मिली होगी। गुड लक, गॉड ब्लेस, थैंक यू।